शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों 4th ग्रेड एग्जाम से संबंधित एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी शानदार मॉडल पेपर आपका होने वाला है। सभी सब्जेक्ट्स के सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हिंदी के सवाल, इंग्लिश के सवाल, राजस्थान जीके, करंट अफेयर और आपके दोस्तों साइंस के सवाल भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो वह इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और आप आइडिया लगा पाओगे किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी सारे जुड़ जाइए। एकदम शानदार मॉडल पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल देखिए। सबसे पहले हिंदी के सवाल हम देखेंगे दोस्तों। पहला सवाल है आपका, आप आजकल कहाँ रहते हैं? रेखांकित सर्वनाम है। तो यहाँ पर रेखांकित पद जो है उसमें सर्वनाम आपका पूछा गया है। तो आप आजकल कहाँ रहते हैं, आप में आपका कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर निजवाचक? तो यहाँ पर आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है इसके भी 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। एक तो आपका उत्तम पुरुष होता है, एक आपका मध्यम पुरुष होता है और एक आपका अन्य पुरुष होता है। अगर आपसे बात की जाए उत्तम पुरुष की, तो मैं और हम जो होता है ये आपका किस में आता है दोस्तों? ये उत्तम पुरुष में आता है आपका। इसके अलावा तू, तुम और आप जो है ये किस में आते हैं आपके? ये मध्यम पुरुष में आते हैं। तो मैं और हम जो है ये तो उत्तम में आते हैं और तू, तुम, आप जो है ये किस में आते हैं? मध्यम पुरुष में आते हैं। और अगर आपसे बोला जाए ये, वे और वह किस में आएंगे, तो ये आपके किस में आ जाएंगे? ये आपके अन्य पुरुष में आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश जो है इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है? व्योम, विभु, फलक या फिर अब्र? तो यहाँ पर विभु जो है दोस्तों ये आपके आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विभु जो है दोस्तों ये आपका परमात्मा और ईश्वर का पर्यायवाची होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए। पश्म, चिकुर, कुंतल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पश्म, चिकुर और कुंतल आपके किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? ये आपके केस के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये कुंतल आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में दिया जाता है। बच्चे कुंतल से कान समझ लेते हैं, तो कुंतल का मतलब यहाँ पर केश हो जाएगा। इसके अलावा चिकुर भी आपको ध्यान रखना है। चिकुर का मतलब भी क्या होता है? केश होता है। ठीक है। और किरण के पर्यायवाची भी यहाँ पर पूछे जाते हैं काफ़ी बार एग्जाम में। तो किरण के पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे कि अंशु जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो ये किरण का पर्यायवाची है। तो अंशु किरण का हो जाएगा। रश्मि अगर आपसे पूछा जाए तो रश्मि भी किसका हो जाएगा? किरण का हो जाएगा। मयूख अगर आपसे पूछा जाए तो मयूख आपका किरण का पर्यायवाची होता है। और मरीचि अगर आपको दिया जाए तो मरीचि जो है इसको लिखने का तरीका पे आप देख लीजिए। ये आपका पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी में। तो अंशु, रश्मि, मयूख और मरीचि आज जो है ये आपके किरण के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर किस विकल्प में आपके विलोम शब्द अशुद्ध है यह आपको बताना है। यथेष्ट, कम, मानवता, नरसंसता, यौवन वर्ध, विधि निषेध? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो यौवन वर्ध दिया गया है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों विलोम शब्द जो होते हैं वो आपके एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, यानी कि उससे मैच करना चाहिए आपका। तो यौवन जो होता है इसका क्या हो जाएगा आपका? यौवन का हो जाएगा वार्धक्य। यौवन का आपका वार्धक्य हो जाएगा। यानी विलोम का मतलब होता है अगर हिंदी का दिया गया है तो आप उसका विलोम भी हिंदी का ही होना चाहिए, इस तरीके से होता है। तो यौवन का वार्धक्य हो जाएगा। वृद्ध का क्या हो जाएगा आपका? युवा हो जाएगा। युवा का वर्ध हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो युवा दिया जाए तो इसका वर्ध होता है और आपका वार्धक्य दिया जाए तो यौवन होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और विधि का निषेध यहाँ पर सही दिया गया है। मानवता का, नरसंसता यहाँ पर सही है और यथेष्ट का कम भी यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए। सर्जन का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? तो सर्जन का उपयुक्त विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? संहार, सेवक, सुसुप्ति या फिर सुधा? तो सर्जन का क्या हो जाएगा? संहार हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए स्वामी का जो विलोम है वो क्या होगा आपका? तो स्वामी का विलोम जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सेवक हो जाएगा। स्वामी का विलोम सेवक हो जाएगा। सुधा का विलोम क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सुधा का विलोम क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। और सुषुप्ति का विलोम अगर आपसे पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, इसका विलोम आपका जागरण हो जाएगा। ठीक है। जागरण का विलोम क्या होता है? सुषुप्ति होता है। ठीक है। अच्छा, विष को क्या कहा जाता है? गरल भी कहा जाता है। विष को गरल भी बोल दिया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। तो सामाजिक मान मर्यादा के जो विपरीत कार्य करता है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? वामाचारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वामाचारी। ये आपको ध्यान रखना है। विध्वंसक कौन होता है दोस्तों? तो ये तो विनाश करने वाला होता है।
तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। युग प्रवर्तक क्या होता है? जो कि दोस्तों समाज को एक नई दिशा देता है, नए युग की शुरुआत करता है, उसे युग प्रवर्तक कहा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और मनसवी क्या होता है? जो सुख दुख में समान रहता है, उसे मनसवी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रणत पाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। तो प्रणत पाल जो है दोस्तों, इसके लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन आपको करना है। तो प्रणत पाल जो होता है, इसका मतलब हो जाएगा आपका शरणागत की रक्षा करने वाला। तो शरणागत की रक्षा करने वाला आपका प्रणत पाल हो जाएगा। और जो किसी के प्राणों की रक्षा करे उसे क्या कहेंगे? हम प्राण रक्षक कहेंगे। इसे तो क्या कहेंगे? हम प्राण रक्षक कहेंगे। ठीक है। जिसमें दया का भाव न हो, तो जिसमें दया का भाव न हो उसे क्या कहेंगे? हम निष्ठुर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम निष्ठुर कहेंगे। और यहाँ पर ठ कौन सा वाला आता है दोस्तों? ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठ ये वाला आता है आपका निष्ठुर। ठीक है। और जो शीघ्रता से चलता है उसे क्या कहेंगे हम? तो जो शीघ्रता से चलता हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे द्रुतगामी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्रुतगामी बोला जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द बता दीजिए दोस्तों। तो ये उपयुक्त शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नैष्टिक, और इसे आप याद रखेंगे, नैष्टिक। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस समानार्थक शब्द का आशय है पहले से ही विद्यमान किसी वस्तु की खोज? तो पहले से ही कोई वस्तु विद्यमान थी और उसकी खोज की आपने, तो पहले से ही विद्यमान किसी वस्तु की खोज क्या कहलाएगा आपका? इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अन्वेषण, ये आपका कहलाएगा दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुसंधान क्या होता है? किसी गुप्त नवीन रहस्यों की खोज करना, तो आपका अनुसंधान हो जाएगा। तो किन्हीं भी नवीन रहस्यों की खोज करना तो आपका अनुसंधान हो जाएगा। और आपका अन्वेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा पहले से ही विद्यमान किसी वस्तु की खोज करना। आविष्कार क्या होता है? आविष्कार का मतलब होता है दोस्तों कोई भी आपका नया वस्तु या सिद्धांत का निर्माण करना आपका आविष्कार कहलाता है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द शुद्ध आपके किस विकल्प में दिए गए हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो बताइए किस शब्द में आपके सभी शुद्ध है? तो स्वादिष्ट में दोस्तों यहाँ पर ठ आपका गलत कर दिया। यहाँ पर ठ आना चाहिए आपका। ठीक है, स्वादिष्ट। सुसुरसा यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। इसको लिखने का तरीका भी आप ध्यान रखेंगे, कैसे लिखा जाता है? तो सुसुरसा को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पर संदीपनी और आपका सम्यक ज्ञान जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सृष्टा जो है ये भी गलत लिखा हुआ है दोस्तों। सृष्टा को कैसे लिखते हैं? तो सृष्टा में दोस्तों यहाँ पर स इस तरीके से आता है आपका। ठीक है, र की मात्रा इस तरफ आती है, तो ये सृष्टा हो जाएगा आपका। सुपर्ण का यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपका दिया गया है निष्णात, तो ये निष्णात में भी यहाँ पर स जो है ये गलत है। स यहाँ पर ये वाला आएगा आपका, स से षटकोण वाला। ठीक है। और यहाँ पर विपदलीन नहीं होगा, ये विपल्लीन होगा आपका। क्या होगा दोस्तों? विपल्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। सही वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है? तो किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है? हर्ष वेदना, अनुकूल प्रतिकूल, ग्राह्य त्याज्य, ऐहिक पारलौकिक। तो किसमें आपके अशुद्ध है? तो दोस्तों हर्ष का वेदना दिया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया है। कभी भी आपका कोई वर्ड दिया जाएगा, संस्कृत का दिया जाएगा, तो उसका जो विलोम है वो भी संस्कृत में ही आपका होगा। तो हर्ष का क्या हो जाएगा? आपका शोक हो जाएगा। हर्ष का विलोम क्या होगा? शोक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। या फिर इसे खेद हम बोल सकते हैं, या फिर विषाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, विषाद भी इसको हम बोल सकते हैं। तो शोक, खेद, विषाद हम इसे बोल सकते हैं। और वेदना का क्या हो जाएगा? तो वेदना जो है दोस्तों, इसका अगर आप पर्यायवाची देखोगे तो आनंद हो जाएगा। तो आनंद का वेदना हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, या पीड़ा का वेदना हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। अनुकूल का प्रतिकूल सही है। ऐहिक का पारलौकिक आप ध्यान रखेंगे। और गाह्य त्याज्य ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए। प्राज्ञ शब्द किसका पर्यायवाची है? तो प्राज्ञ शब्द किसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों, प्राज्ञ शब्द जो है ये विद्वान का पर्यायवाची होता है। और विद्वान का पर्यायवाची एक आपका कोविद भी होता है। तो कोविद भी आप ध्यान रखेंगे, ये विद्वान का पर्यायवाची होता है। प्राग जो है विद्वान का पर्यायवाची होता है। और अगर आपको दे दिया जाए विदुष, विदुष किसका पर्यायवाची होता है? तो ये भी आपका विद्वान का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द बता दीजिए दोस्तों। आवश्यक होना चाहिए, आवश्यक गलत हो जाएगा। निर्दोषी, निर्दोषी नहीं होता है दोस्तों, निर्दोष होता है। क्या होता है? निर्दोष होता है। तो सी नहीं आएगा, निर्दोष आना चाहिए। यौवनावस्था, तो यौवनावस्था थोड़ी होती है दोस्तों, युवावस्था होती है। क्या होती है दोस्तों? युवावस्था होती है। यौवनावस्था नहीं होती है, युवावस्था होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, या तो आप केवल यौवन लिखिए, या तो आप क्या लिखोगे? केवल यौवन लिखिए, या फिर आप उसे युवावस्था लिखिए। ठीक है, यौवनावस्था आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर निर्दय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। सभी प्रकार के सवाल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी के भी देखेंगे, इंग्लिश के भी देखेंगे, और राजस्थान जीके के भी काफ़ी शानदार सवाल अभी हम देखने वाले हैं। चाहे 5 से 10 मिनट आपके ज़्यादा लग जाए, लेकिन एकदम अच्छे से हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं।
आगे देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी उपसर्ग से बने हैं? तो विदेशी उपसर्ग से आपके कौन से शब्द बने हैं ये आपको बताना है। तो बखूबी, नेकनाम, हमराज, समतल, अनपढ़, अनजान और अधगला, बेघर। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो कौन से शब्द आपके विदेशी उपसर्ग से बने हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बखूबी और नेकनाम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हमराज जो है ये भी आपका दोस्तों कैसा शब्द हो जाएगा? विदेशी हो जाएगा। बेघर भी आपका विदेशी शब्द है, ये आप ध्यान रखेंगे। बेघर आपका विदेशी हो जाएगा, नेकनाम आपका विदेशी है, बखूबी विदेशी है और हमराज भी विदेशी है। बाकी यहाँ पर समतल, अनपढ़, अनजान जो दिया गया है, नेकनाम जो दिया गया है, ये आपका अधगला जो दिया गया है, ये कैसे हो जाएंगे? ये आपके दोस्तों हिंदी उपसर्ग हो जाएंगे। तो यानी कि बखूबी, नेकनाम और हमराज और बेघर जो है ये विदेशी है। बाकी समतल, अधगला, अनजान और अनपढ़ जो है ये आपके दोस्तों विदेशी नहीं है। आगे देखेंगे, नवेश्वर्य का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? नव प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा। वर्दी संधि इसमें आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वर्दी संधि का उदाहरण है? तो महेश्वर्य, गंगेश्वर्य, यहाँ पर टिकेत, ये आपके सब जो है ये वर्दी संधि के उदाहरण है। अगर इनको तोड़ के देखोगे आप तो कैसे तोड़ोगे दोस्तों? महा प्लस ऐश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य, टीका प्लस एत। इसको कैसे तोड़ोगे आप दोस्तों? टीका प्लस एत, ये आपका हो जाएगा टिकेत। ये आप ध्यान रखेंगे, उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। वर्दी संधि हो जाएगी इन सब में आपकी। विशेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो विशेषणा शब्द में भी आपकी कौन सी संधि है दोस्तों? तो यहाँ पर भी आपकी वर्दी संधि हो जाएगी। तो वित्त प्लस ऐषणा। तो वित्त प्लस ऐषणा किसमें दिया गया है? ये आपका हो जाएगा वित्त प्लस ऐषणा। और ऐषणा कैसा वाला आएगा आपका? ये वाला ऐषणा होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका जो है दीर्घ स्वर नहीं आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो वित्त प्लस ऐषणा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अध्याहरण के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। तो अध्याहरण के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या हो जाएगा आपका? ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय। तो ज्ञात तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय जो होता है वो आपका अध्याहरण कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? अध्याहरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में इप्सो फैक्टो अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है? तो ये किसके लिए हो जाएगा दोस्तों? इप्सो फैक्टो आपका स्वतः के लिए हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब देखिए, यहाँ पर ऐसे वर्ड भी कभी कभी दे दिए जाते हैं। यथा स्थिति जो होती है इसके लिए कौन सा वर्ड आता है दोस्तों? तो इसके लिए आता है आपका स्टेटस, QUO। ये आपका दोस्तों किसके लिए आता है? यथा स्थिति के लिए आता है। ठीक है, एज पर लो जो होता है वो विदिता के लिए आता है आपका। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? तो कार्यालय पत्र का जब मसौदा लिखा जाता है तो सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? तो अपने एड्रेस का यानी स्थान का उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके इंग्लिश के सवाल शुरू हो चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक। सी आपकी क्या हो जाएगी? टू स्कूल एवरीडे। तो सी टू स्कूल एवरीडे, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर एवरीडे की बात की जा रही है, सिंपल सेंटेंस आपका हो जाएगा। तो सी गोज टू स्कूल एवरीडे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म आपको बतानी है। सी यहाँ पर ब्लैंक दिया गया आपका, मी दैट ही वाज टायर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो सी टोल्ड मी दैट ही वाज टायर्ड, क्योंकि यहाँ पर वाज दिया गया है तो ये आपका पास्ट टेंस हो जाएगा दोस्तों। पास्ट में भी आपका यहाँ पर कौन सा टेंस हो जाएगा? तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ की यानी कि यहाँ पर आपका टोल्ड हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज टायर्ड। अगला सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस आपको बताना है दोस्तों। द केक बाय द बेकर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब यहाँ पर दिया गया है द केक बाय द बेकर, तो यहाँ पर हैज बेक्ड तो आएगा नहीं, इज बेकिंग भी आपका आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इज बेक्ड या आपका वॉज बेक्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका केक बना हुआ है, केक रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? द केक वाज बेक्ड बाय द बेकर। चूज द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपको चूज करना है। द मैच वाज वॉन बाय आर टीम। तो द मैच वाज वॉन बाय आर टीम। तो इसका आपका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपको देखने से पता लग रहा होगा यहाँ पर आपका वॉज आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इज तो होगा नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस जो होते हैं, पैसिव वॉइस जो होते हैं वहाँ पर आपका टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हैज भी आपका नहीं होगा, यहाँ पर विंस भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है आर टीम वॉन द मैच। तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो द मैच वॉज वॉन बाय आर टीम, ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फिल इन विथ इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच से आपको फिल करना है। सी सेड आई एम लिविंग नाउ। तो सी सेड आई एम लिविंग नाउ, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पर दिया गया है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। यानी कि सी सेड दैट सी वाज लिविंग देन, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर किस में बदल जाएगा? देन में बदल जाएगा। अगला सवाल देखिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच।
तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है ही सेड टू हर प्लीज वेट फॉर मी। तो ही सेड टू हर प्लीज वेट फॉर मी, तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो सी रिक्वेस्टेड हर टू वेट फॉर हिम, या सी ही टोल्ड हर टू प्लीज वेट फॉर हिम, क्या यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है दोस्तों, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका कैसे बनेगा, ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट फॉर हिम। आगे देखते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्म टू असर्टिव। असर्टिव में आपको बदलना है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इज नॉट इट अ ग्रेट आइडिया। तो इज नॉट इट अ ग्रेट आइडिया, इसको आपको असर्टिव में बदलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, इट वॉज तो यहाँ पर आएगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया, इट इज़ ग्रेट आइडिया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चेंज टू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में आपको बदलना है ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव में इसको बदलना है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर दिया गया है नाइदर ऑफ द बॉयज आर कमिंग टू द पार्टी। तो नाइदर ऑफ द बॉयज आर कमिंग टू द पार्टी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग टू द पार्टी, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों नाइदर आया है तो ये सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पर दोस्तों आपका क्या आएगा, आर की जगह इज आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट डिटर्मिनर। तो यहाँ पर करेक्ट डिटर्मिनर आपको बताना है चाइल्ड वॉज गिवन अ टॉय। तो ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ टॉय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। फिल इन द ब्लैंक विथ द आर्टिकल। तो यहाँ पर ताजमहल के बारे में दिया गया है ताजमहल इज ब्यूटीफुल। तो ताजमहल जो है दोस्तों ये स्पेसिफिक आपकी यूनिक एक चीज हो जाएगी, तो यहाँ पर द आपका यूज होगा, तो द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। आगे देखिए, फाइंड द करेक्टली पंचुएटेड क्वेश्चन। तो करेक्टली पंचुएटेड क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो व्हाट टाइम इज इट। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपका आ जाएगा, यानी कि व्हाट टाइम इज इट, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 33, विच सेंटेंस यूजेज द प्रिपोजिशन करेक्टली। तो यहाँ पर किसमें प्रिपोजिशन करेक्टली यूज हुआ है, तो आई एम टायर्ड फ्रॉम वॉकिंग, इसमें आपका करेक्ट यूज हुआ है दोस्तों प्रिपोजिशन, यहाँ पर फ्रॉम आएगा आपका। अगला सवाल देखिए, विच इज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन, दे आर ईटिंग फूड। तो वे खाना खा रहे हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विच हिंदी टर्म करस्पॉन्ड्स टू बजट। तो बजट को क्या कहा जाता है दोस्तों हिंदी में, तो बजट ही कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भीम सागर परियोजना किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आपके जीके के सवाल शुरू हो चुके हैं, तो भीम सागर परियोजना आपको पता होगा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपकी झालावाड़ में स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में वर्तमान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर आपकी कब दर्ज की गई थी, तो दोस्तों ये 1921 में दर्ज की गई थी न्यूनतम आपकी। ठीक है, इस टाइम पे आपकी नेगेटिव में चली गई थी, लेकिन 1921 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपका 2011 में न्यूनतम दर्ज की गई है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की शीर्ष संस्था है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की शीर्ष संस्था आपकी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम हो जाएगी, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना आपकी कब हुई है, तो ये आपकी दोस्तों 2002 में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये सवाल भी आपका बन सकता है, तो पूछा जा सकता है। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना आपकी 2002 में की गई, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय आपका जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, ये आप ध्यान रखेंगे। बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो 888 आपका हो जाएगा। जवाई बांध किस जिले में है, तो जवाई बांध आपका पाली जिले में हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश की विभिन्न श्रेणियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सवाल को पहले तो ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर क्या बोला गया है, आरोही क्रम बोला गया है। आरोही क्रम का मतलब है अब हमको छोटे से बड़े की ओर चलना है, तो छोटे से बड़े की ओर चलना है तो सबसे पहले यहाँ पर बड़ा आ जाएगा आपका, तो गुरु से शेर आ जाएगा, फिर आपकी देलवाड़ा आ जाएगी, फिर सज्जनगढ़ आ जाएगी, फिर तारागढ़ आ जाएगी। शेर चोटी की ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। देलवाड़ा चोटी की ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सज्जनगढ़ की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 938 मीटर जो है ये आपकी सज्जनगढ़ की ऊंचाई है। और तारागढ़ की ऊंचाई आपकी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो 873 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों, 55 स्थित रिफाइनरी का उद्घाटन कब किया गया। तो 55 स्थित रिफाइनरी जो है इसका उद्घाटन आपका कब किया गया,
तो ये आप बताना है, इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता है दोस्तों। तो ये जनवरी 2018 में आपका किया गया था। ठीक है, ये आपका एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें आपका HPCL भागीदार है और साथ ही साथ आपका राजस्थान हो जाएगा। HPCL का योगदान अगर इसमें देखा जाए तो 74% HPCL का योगदान है और 26% आपका राजस्थान का योगदान है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो जनवरी 2018 इसमें राइट होगा। ठीक है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ खाद्य नमक किस झील से प्राप्त होता है? तो सर्वश्रेष्ठ नमक आपका किस झील से प्राप्त होता है? तो ये आपका 55 से ही प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खारवेल जाति के लोग यहाँ पर नमक का उत्पादन करते हैं। तो खारवेल जाति भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में बन चुका है सवाल। तो खारवेल जाति के लोग मोरली झाड़ी की टहनियों से नमक का यहाँ पर उत्पादन करते हैं। डिडवाना में भी आपका नमक का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर नमक जो होता है उसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो खाने योग्य नहीं होता है आपका। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। तो शिशु लिंगानुपात राजस्थान का 888 हो जाएगा और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपका बांसवाड़ा जिले का है। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले का हो जाएगा। अगर बात की जाए कितना है तो 934 है और सबसे कम आपका झुंझुनू का हो जाएगा शिशु लिंगानुपात। झुंझुनू का शिशु लिंगानुपात कितना है? 837 है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, 837 और 934। राज्य में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये गोड्डन नागौर में आपका स्थित है। और अगर आपसे पूछ लूँ मैं, जेके व्हाइट सीमेंट जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो जेके व्हाइट सीमेंट जो है दोस्तों, जेके व्हाइट सीमेंट जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दोस्तों गोड्डन नागौर में स्थित है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, गोड्डन नागौर में आपका जेके व्हाइट सीमेंट स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बिरला व्हाइट सीमेंट कहाँ पर स्थित है? तो बिरला व्हाइट सीमेंट आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? खारिया खंगार जोधपुर में हो जाएगा। खारिया जोधपुर में आपका दोस्तों हो जाएगा ये बिरला व्हाइट सीमेंट। तो खारिया जोधपुर भी आप ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट ये दो तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेके व्हाइट सीमेंट तो आपका गोड्डन नागौर में है, लेकिन बिरला व्हाइट सीमेंट जो है ये खारिया खंगार जोधपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है, अंबुजा व्हाइट सीमेंट जो है, अंबुजा भी आपका नागौर में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं, थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म हवा होती है इसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है दोस्तों। ये आपकी शुष्क हवा होती है। और आंधी जो होती है दोस्तों, ये आपके टेम्परेचर को कम करती है। ठीक है, तापमान को कम करती है आपकी आंधी। आगे बढ़ते हैं, जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? तो जयसमंद झील जो है आपकी किस जिले में हो जाएगी? उदयपुर जिले में हो जाएगी और इसे ही आपकी डेबर झील के नाम से जाना जाता है। ओराई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ओराई परियोजना अगर बात की जाए तो ओराई परियोजना आपकी किस जिले में हो जाएगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ओराई परियोजना आपकी चित्तौड़गढ़ जिले में हो जाएगी। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है बताइए दोस्तों। अगर टोटल लंबाई की बात की जाए दोस्तों, राजस्थान में अगर आपसे टोटल लंबाई पूछी जाए कुल स्थलीय सीमा की तो वो कितनी है? 5920 किलोमीटर हो जाएगी आपकी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसमें से दोस्तों आपकी अंतर्राज्यीय कितनी है और अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? तो अंतर्राज्यीय आपकी दोस्तों 4850 है और अंतर्राष्ट्रीय की बात की जाए यानी रेड क्लिफ रेखा की बात की जाए तो वो 1070 है। तो 1070 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रेड क्लिफ रेखा की लंबाई हो जाएगी आपकी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, रेड क्लिफ रेखा जो है दोस्तों इसका निर्धारण जो है वो कब किया गया था? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ, 1947, 1948, 1949 और 1950। कमेंट करके बताना आप रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था। लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? तो अरावली की पहाड़ियों से कौन सी नदी नहीं निकलती है? जोजड़ी। जोजड़ी नदी का उद्गम दोस्तों आपकी अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और लूनी नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? नाग की पहाड़ से निकलती है और कच्छ में जाके गिर जाती है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है। तो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान का भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर स्थान देखा जाए तो कौन सा स्थान है? ये सवाल आपका बन सकता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आप बताइए मुझे राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों घनत्व में? 18वां स्थान है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपका डीप सवाल बनेगा तो ये बन सकता है। सबसे ज़्यादा घनत्व की बात की जाए तो ये जयपुर का हो जाएगा आपका 595 जयपुर का है घनत्व सबसे ज़्यादा। और सबसे कम की बात की जाए तो जैसलमेर का है। तो जैसलमेर का घनत्व कितना है आपका दोस्तों? 17 ही है ओनली। अगला सवाल देखिए, राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो 7 रंगों वाला मार्बल जो है दोस्तों ये आपका पाली में पाया जाता है। तो खांदरा गांव पाली में। गरदड़ा सिंचाई परियोजना कौन से जिले में हो जाएगी? तो सिंपल सा सवाल है आपका, गरदड़ा सिंचाई परियोजना आपकी बूंदी जिले में हो जाएगी। निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है बताइए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सोचिए बताइए।
चंबल की सहायक नदी पार्वती बिल्कुल सही है, माही की सहायक नदी जाखम बिल्कुल सही है, लूनी की सहायक नदी सूगड़ी बिल्कुल सही है, लेकिन बनास की सहायक नदी मेज नहीं है। मेज जो है ये किसकी सहायक नदी है? ये आपकी चंबल की सहायक नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। मावट वर्षा जिनसे होती है वह है आपके, तो मावट वर्षा किनसे होती है दोस्तों बताइए? देखो लौटते मानसून से तो नहीं होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से भी नहीं होती है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ आपके सामने है, बताइए इनमें से आंसर क्या होगा? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो मावट जो है ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ठीक है। और मावट को जो है गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। तो कछुआओं की प्रारंभिक राजधानी थी, तो दोस्तों दुल्लर के द्वारा सबसे पहले राजधानी किसे बनाया गया था? तो ये दौसा को बनाया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे 1137 में, ठीक है। तो सबसे पहली राजधानी दौसा बनी थी, फिर आपकी जमवा रामगढ़ बनी, फिर आपकी दोस्तों आमेर बनी थी, ठीक है। 1208 में आमेर को राजधानी बनाया गया था दोस्तों काकिल देव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति को विदेशी जाति से संदर्भित किया है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसमें किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति को विदेशी जाति से बताया है? तो पहली बात तो आप यह ध्यान रखिए, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक है किसकी? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जो है ये वी ए स्मिथ की है। इसमें इसने हुनों की संतान बताया दोस्तों राजपूतों को, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या बताया? हुनों की संतान बताया वी ए स्मिथ ने, ठीक है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी हो जाएगी? वी ए स्मिथ की हो जाएगी। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक आपका गोविंद राज चौहान हो जाएगा, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। और 1194 ईस्वी में दोस्तों आपके रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था? अब यहाँ पर सवाल को ध्यान से पढ़ना है। आपसे ये पूछा गया है सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले शहीद कौन हुए थे राजस्थान में 1857 के समय में, तो वो तो आपके अमरचंद भाटिया हो जाएंगे, जो कि आपके दोस्तों बीकानेर से संबंधित थे, जो कि ग्वालियर में आपके व्यापार किया करते थे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो ये आपके हेमू कल्याणी हो जाएंगे दोस्तों। कौन हो जाएंगे? आपके हेमू कल्याणी हो जाएंगे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट भी है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो अगर आपसे पूछा जाए हेमू कल्याणी जो है ये सरदार शहर चूरू के रहने वाले थे। सरदार शहर चूरू के रहने वाले हो जाएंगे हेमू कल्याणी। तो ये सवाल आपका बन सकता है, ध्यान रखेंगे आप। मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम था, तो मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज हो जाएगा। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया? हरित ऋषि के द्वारा दिया गया था। और बप्पा रावल ने किसको राजधानी बनाया था दोस्तों? तो बप्पा रावल के द्वारा नागदा को राजधानी बनाया गया था, ठीक है। अल्लट के द्वारा आहड़ को राजधानी बनाया गया और जेत्र सिंह के द्वारा चित्तौड़ को राजधानी बनाया गया। आदिवासियों का मसीहा बाऊजी किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। इनके द्वारा मेवाड़ महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र लिखा गया था, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो 21 सूत्रीय मांग पत्र किनके द्वारा पेश किया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। किस क्रांतिकारी ने अपना नाम बदलकर अमरदास बैरागी रख दिया था? तो दोस्तों आपको पता होगा दिल्ली का जो खोडिंग बम्स कांड हुआ था, उसके बाद जोरावर सिंह बारड जो थे इन्होंने अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण कर लिया था। राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसको इस तरीके से याद रखिए दोस्तों, राजपुताना इस तरीके से याद रखिए, ता को था कर दीजिए आप, तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए यहाँ पर थॉमस। तो राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था आपका 1800 ईस्वी में। क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे कर्नल रोड भी इसका आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जॉर्ज थॉमस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। भाबरू शिलालेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? तो भाबरू शिलालेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? तो कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था भाबरू शिलालेख को। बेराट सभ्यता से संबंधित है आपका दोस्तों अशोक के काल का हो जाएगा, मौर्य काल का। तो भाबरू शिलालेख जो है इसको कैप्टन बर्ट ने खोजा था। और इसको पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसको पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम आपके जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो पढ़ने का प्रयास किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया, लेकिन खोजा किसने था? कैप्टन बर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। आदिवरा व प्रभास जैसी उपाधियां निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक को दी जाती है? तो आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज को दी जाती है, प्रभास की उपाधि भी मिहिर भोज को दी जाती है। तो मिहिर भोज प्रथम को दी जाती है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, आदिवरा की उपाधि किस में दी जाती है? तो ग्वालियर प्रशस्ति जो है दोस्तों, जो आपको लक्ष्मण के वंशज जिसमें बताया गया है प्रतिहारों को, तो ग्वालियर प्रशस्ति में आपको आदिवरा की उपाधि देखने को मिलेगी मिहिर भोज की। लेकिन प्रभास उपाधि आपको किसमें देखने को मिलेगी? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। प्रभास उपाधि आपको किसमें देखने को मिलेगी, ये आप बताइए। तो ये किसमें देखने को मिलेगी दोस्तों? आपको दौलतपुर लेख में देखने को मिलेगी। किसमें देखने को मिलेगी? दौलतपुर वाला जो अभिलेख है इसमें आपको मिहिर भोज की उपाधि प्रभास देखने को मिल जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और पुस्तक आती है आपकी कल्हण। कल्हण की पुस्तक है दोस्तों राज तरंगिणी। राज तरंगिणी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कल्हण के द्वारा लिखी गई है। इसमें आपको मिहिर भोज का वर्णन मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो राज तरंगिणी जो है कल्हण के द्वारा लिखी गई है। इसमें आपका
मिहिर भोज का वर्णन आपको मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग कौन सा है? तो अंतिम दुर्ग जो है दोस्तों ये आपका मोहनगढ़ हो जाएगा। बल्कि ये राजस्थान का नहीं दोस्तों, पूरे भारत का सबसे अंतिम दुर्ग है मोहनगढ़। अब मोहनगढ़ है कहाँ पर दोस्तों? तो मोहनगढ़ आपका कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। मोहनगढ़ आपका कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और जवाहर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? जवाहर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये भारत का अंतिम दुर्ग हो जाएगा आपका मोहनगढ़। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। मारवाड़ी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम इसका उल्लेख आईन अकबरी में मिलता है। तो मारवाड़ी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में आईन अकबरी में मिलता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों, आईन अकबरी के अंदर मारवाड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने किया। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी दोस्तों। राजस्थानी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में किसके बारे में बात की जा रही है दोस्तों? भाषा के बारे में बात की जा रही है। तो भाषा के संदर्भ में किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आपकी 1912 में लिखी गई थी। तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भाषा का प्रयोग जो है राजस्थान के लिए वो किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 1 यहाँ पर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। बम नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो बम नृत्य आपका अलवर भरतपुर का हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कजली तीज प्रसिद्ध है। तो कजली तीज यानी बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है। और छोटी तीज की बात की जाए तो वो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है, जो कि आपकी श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और कजली तीज जिसे बड़ी तीज या सातुड़ी तीज भी बोला जाता है, ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बूंदी की प्रसिद्ध है, जो कि आपकी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? तो सबसे बड़ी पगड़ी विश्व की कहाँ पर रखी हुई है? तो ये आपकी बागोर की हवेली में रखी हुई है। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में 42 नियम है? तो 42 नियम किस में हो जाएंगे? आपके चरणदासी संप्रदाय में हो जाएंगे। विष्णुई में आपके 29 नियम हो जाएंगे। जसनाती में आपके 36 नियम हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। और जसनाती संप्रदाय जो है दोस्तों, इसकी प्रधान पीठ तो आपकी कतरासर बीकानेर में हो जाएगी। ठीक है, और चरणदासी संप्रदाय जो है इसकी प्रधान पीठ आपकी कहाँ पर हो जाएगी? दिल्ली में हो जाएगी। ये आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पर हो जाएगी? दिल्ली में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कालीबाई का स्मारक किस झील के किनारे बना हुआ है? तो कालीबाई के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, इनका स्मारक जो है ये गेप सागर झील डूंगरपुर के किनारे बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, किराड़ू मंदिर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपका असत्य है? तो द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर नाकोड़ा गांव बाड़मेर में है। तो दोस्तों किराड़ू मंदिर जो है ये आपका बाड़मेर में है, लेकिन नाकोड़ा गांव बाड़मेर में नहीं है ये। ठीक है, ये हाथमा गांव बाड़मेर में है, ये आप ध्यान रखेंगे। हाथमा गांव बाड़मेर में है। और ये आपका द्रविड़ शैली में नहीं बना हुआ है, ये आपका महामारू शैली में बना हुआ है। तो ये आपका महामारू शैली में बना हुआ है। यहाँ पर कुल 5 मंदिरों का समूह है, ये बात सही है। इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। और यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर है, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देवी का गीत सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा गीत किस देवी का आपका हो जाएगा? तो जीण माता का हो जाएगा। और इनका प्रमुख मंदिर आपका रेवासा शिखर में स्थित है। तो रेवासा शिखर वाली बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए जीण माता का मेला कब भरता है दोस्तों, तो जीण माता का मेला आपका एक तो चैत्र महीने में भरता है और एक आपका अश्विन महीने में भरता है। ठीक है, तो 2 बार इनका मेला भरता है, चैत्र महीने में और अश्विन महीने में। और इनका गीत सबसे लंबा है। और एक बात और बता दूं आपको दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, मुझे याद आ गई। जो आपका जो जीण माता का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो पृथ्वीराज चौहान के समय, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के समय दोस्तों इसका निर्माण हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था? हट्टड़ ने करवाया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो दोस्तों बांसुरी वादक आपके कौन हो जाएंगे? हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। तो डी में आपका 3rd हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तबला वादक कौन हो जाएंगे? जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, सेनाई वादक आपके बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। और शास्त्रीय संगीत आपके भीमसेन जोशी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की थी? तो मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्कृति किसने की थी दोस्तों? संस्तुति। तो ये आपकी दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका गठन आपका 1976 के आसपास हुआ था। अगला सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो 6 वर्ष से 14 वर्षों के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार आपके 21A में बन गई है दोस्तों। और 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ये जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 184 की गई? तो ये आपकी 184 कब की गई थी विधानसभा की संख्या? तो ये 1967 में आपकी की गई थी। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में दिया गया है, अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कब हटाया जा सकता है?
तो अगर वो मानसिक और शारीरिक कारणों से असमर्थ हो जाए तो उनको हटाया जा सकता है। और यदि वो न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी ठहराया जाए या फिर न्यायालय के द्वारा उसे कारावास की सजा सुनाई गई हो तो भी उसे हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव है। इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर पूछा गया है प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले आपके मुख्य सचिव कौन से हो जाएंगे। तो के राधाकृष्णन जो है तो पहले सचिव थे आपके, यहाँ पर आपका राइट आंसर निरंजन कुमार आर्य हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले आपके निरंजन कुमार आर्य हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है। तो विधान परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, उपराष्ट्रपति के द्वारा भी नहीं की जाती है, मुख्यमंत्री द्वारा भी नहीं की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो विधान परिषद की अध्यक्षता जो है ये विधान परिषद के सभापति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर कोई सा भी आंसर आपका सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन करना है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उन उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में सेवा नहीं दे सकते जहां उन्होंने न्यायाधीश के रूप में सेवा दी है। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उन उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में सेवा नहीं दे सकते जहां उन्होंने न्यायाधीश के रूप में सेवा दी है। तो क्या ये कथन आपका दोस्तों सही है या गलत है। यहाँ पर असत्य पूछा गया है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर असत्य कथन आपका पूछा गया है। तो ये कथन तो आपका सत्य है दोस्तों। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते, तो चुनाव लड़ सकते हैं भैया, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर केवल बी आपका जो है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि चुनाव लड़ सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, एक न्यायाधीश थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था दोस्तों। उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं आपके विजय बहुगुणा। क्या नाम है उनका दोस्तों, विजय बहुगुणा। और ये नाम आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में बन सकता है। तो विजय बहुगुणा जो है दोस्तों, ये किसी भी राज्य के पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री है जो कि किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोकपाल व लोकायुक्त शब्द किसके द्वारा पेश किया गया। तो लोकपाल और लोकायुक्त शब्द आपका किसके द्वारा पेश किया गया था दोस्तों। तो ये 1963 में दोस्तों आपका ML सिंघवी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, और लोकपाल और लोकायुक्त जो है इसकी सिफारिश अगर समिति पूछी जाए आपसे तो भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 जो है जो बना था आपका, उसके तहत लोकायुक्त पद का सृजन किया गया। और लोकायुक्त पद का सृजन सबसे पहले 1971 में कहाँ पर किया गया था दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। और अधिनियम सबसे पहले ओडिशा लेके आया था 1970 में। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट अपनी किसको प्रस्तुत करता है। तो ये राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपका 214 में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों, किण्वन कभी भी आपका भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, ये रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, घंटियों और सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए किस धातु के गुण का प्रयोग किया जाता है। तो धातु के किस गुण का प्रयोग किया जाएगा, अनुनाद, रेजोलेंस का उपयोग किया जाता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार ये सवाल बनता है। स्वच्छ आकाश जो होता है उसका रंग नीला क्यों होता है आपका। तो नीला क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके कारण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन के कारण तो दोस्तों आपका समय से पाबंदी जो चीजें होती है वो अपवर्तन में आती है। जैसे कि सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, वो अपवर्तन में आपका आ जाएगा। जैसे कि सूरज आपका पहले दिखाई देना, अपवर्तन में आ जाएगा। बाद में सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद भी दिखाई देता है, तो वो आपके अपवर्तन में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। तो प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो आपका काला रंग हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है गर्मी में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेंगे आपकी। ठीक है, यानी कि जो किरणें आएगी उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो फिर तापमान और बढ़ जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन जो होता है दोस्तों, ये आपका किसकी कमी के कारण हो जाता है। तो जल की कमी के कारण आपका डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, हाल ही में किस स्थान पर राजस्थान में आदि महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया। तो आदि महोत्सव 2024 का शुभारंभ दोस्तों आपका ये नवंबर में हुआ था। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों, तो 29 नवंबर से लेके आपका 8 दिसंबर तक ये आयोजित हुआ था। 29 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक ये आयोजित हुआ था आपका जयपुर में। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है। आदि महोत्सव नॉर्मल आपका उदयपुर होता है, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर जयपुर होगा दोस्तों, क्योंकि 2024 में ये आपका कहाँ पर हुआ है, जयपुर में हुआ है आदि महोत्सव। आगे देखिए, राजस्थान में किस स्थान पर कुंभलगढ़ उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो ये राजसमंद में किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में किस सर्किट के निर्माण की घोषणा की गई। तो किस सर्किट के निर्माण की घोषणा आपकी की गई है दोस्तों। तो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट की घोषणा यहाँ पर हुई है। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं के लिए 7वां जो राज्य वित्त आयोग है दोस्तों,
इसके गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इसका कार्यकाल क्या होगा? आपका कार्यकाल पूछा गया है, सिंपल सा सवाल है। तो 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। तो 1 अप्रैल 2025 से लेके आपका हो जाएगा दोस्तों 31 मार्च 2030 तक। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2030 आपका हो जाएगा। 12 दिसंबर 2024 को कहाँ पर रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 का आयोजन आपका जयपुर में किया गया। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो ये कंप्यूटर का सवाल है आपका दोस्तों। देखो यहाँ पर आपके 5 सवाल गायब हो चुके हैं। इस मॉडल पेपर में क्या है, 5 सवाल आपके गायब मिलेंगे आपको। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा? डेटा को उपयोगी बनाना डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य है। देखो इनपुट आप कर रहे हो, आउटपुट ले रहे हो, तो किस लिए ले रहे हो? डेटा को उपयोगी बनाने के लिए हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड सुमेलित कर दीजिए। सिंपल सा सवाल है। कीबोर्ड में आपका क्यूवर्टी हो जाएगा दोस्तों, मॉनिटर में आपका एलईडी हो जाएगा, प्रिंटर में आपका लेजर हो जाएगा और माउस में आपका ऑप्टिकल डिवाइस होता है। तो यहाँ पर सी में आपका 4 हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी आपकी वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी आपकी कौन सी हो जाएगी? वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है जब आपका दोस्तों डिवाइस चल रही है और लाइट से डिवाइस चलती है, तो लाइट आ रही है तो डिवाइस चल रही है। जैसे आपकी लाइट गई तो वो आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइस बंद हो जाएगी तो रैम और कैche मेमोरी दोनों गायब हो जाएगी। तो इसे ही वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। जबकि रोम जो है वो गायब नहीं होती है। तो रैम और कैche जो है ये गायब हो जाते हैं। तो ए और बी दोनों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। SQL है, तो SQL आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एक डेटाबेस लैंग्वेज हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बैंकिंग में ECS क्या होता है? तो बैंकिंग आप में गए होंगे, तो कभी बैंक गए होंगे, तो ECS क्या होता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 सवाल आपको मैथमेटिक्स के दिए गए हैं। इतने टफ सवाल नहीं है, आप करोगे तो आराम से हो जाएंगे। देखो समय की पाबंदी रहती है, नहीं तो ये सवाल भी मैं आपको करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स के सवाल करने में क्या है, समय लगता है। तो अगर आप समय देने के लिए रेडी हो तो अगले मॉडल पेपर में ये भी मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।